हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं कि ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ। ठीक है, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी, उसके बाद आरआरबी टेक्नीशियन की जो भर्ती आई हुई है, इस भर्ती में अगर आप देखा जाए तो आपके पास कुल मिला जुला कर लगभग, मैं आपको बता दूं, भर्ती का जो पद है वो बढ़ने वाले हैं। वो पद पक्का बढ़ेंगे, ये जान लीजिए। पद बढ़ने वाले हैं, उसमें वैकेंसी बढ़ेगी, तय है, ये कंफर्म रखिएगा। ये लगभग 30 के ऊपर जाने वाली है। टोटल मैं मिलाकर ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि पहले 8,000 कुछ टेक्नीशियन की थी, फिर 5,000 कुछ बढ़कर 14,000 हो गई। अभी इसमें 8,000 दिखा रहा है, इसमें भी बढ़ने वाली भर्ती है। और टेक्नीशियन मतलब अंडर ग्रेजुएट जो 3,000 कुछ भर्ती दिखाई दे रही है, उसमें भी बढ़ने वाली है। तो भर्तियां बढ़ेंगी जरूर, कंफर्म है, याद रखिएगा। इस वजह से फॉर्म भरिए, और फॉर्म भर कर, और मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, ठीक है, जब आग लगी हो सीने में। तो आप ये याद रखिए कि जो बीत गया सो बीत गया, जो गया सो गया। अब आपके सामने आपका भविष्य सिर्फ 4 महीने में तय हो जाएगा। इस 4 महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप पर तय करता है। मेरे बोलने से या बड़े बड़े मोटिवेशनल चैनलों पर देखकर उससे कुछ नहीं होने वाला है। या आपसे कोई कह दे कि ये किताब पढ़ लीजिए, इस किताब को पढ़ने के बाद फला किताब से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ मत करिए। आप सिर्फ एक काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा कर देखिए उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये देखने के बाद जरूर ये याद रखिएगा कि वो इस जो पिछले क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा ऊपर का लेवल आपको आने वाला है। तय रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर आपको क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आपको करना क्या है ये समझिएगा। आपको, मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए, लेकिन बचा मैथ और रीजनिंग, वो भी कहीं से आप पढ़ते रहिए। और कम से कम 3-3 4-4 घंटे रिवाइज करिए। 3-3 4-4 घंटे मैथ लगाइए, रीजनिंग लगाइए, क्योंकि यहाँ से कंफर्म आएगा। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं साइंस में जीएस पढ़ा रहा हूँ, अगर जीएस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जीएस में कम से कम 12 क्वेश्चन पक्का फंसा दूंगा मैं। ये कंफर्म रखिएगा कि जीएस में 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, 10 से 12 क्वेश्चन आपको जीएस में, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप ध्यान से पढ़िए, आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ये बुक पढ़ कर ये करिए वो करिए, नहीं, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। मेरी बात मानिएगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठाइएगा, फिर उसके बाद आगे की कुछ चर्चा कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, अपने फॉर्म को सही से भरिए, कट ऑफ के अनुसार अपना जोन देख लीजिए कहाँ पर आप सही जा सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भर के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। और ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग टाइम टेबल बनाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते हैं, कुछ लोगों को किसी तरह से पढ़ने में जाता है, कुछ लोगों को ग्रुप से पढ़ने में जाता है। लेकिन आपका काम सिर्फ क्या है? पढ़ना है। आपका काम क्या है? सिर्फ पढ़ना है, याद रखिएगा। सिर्फ आपका काम है पढ़ना, और खूब रिवाइज करना है, खूब, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, लेकिन बाकी अगर आपसे कहा जाए कि नहीं ये बुक पढ़ लीजिए वो बुक पढ़ लीजिए, आप पूरी बुक पढ़ के बैठे हुए हैं और कुछ मिला कुछ नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे बिना आप कोई भी पेपर या एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये गुरु मंत्र है मेरा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठाइएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ आपको करना क्या है। ठीक है, बाकी मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें जब तक एनालाइज नहीं किया तब तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया। अच्छा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तीनों चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अप टू क्लास 10 तक का पढ़ा रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि अलग अलग प्लेलिस्ट मेरी बन जाएगी, घबराइएगा नहीं, सारी चीज़ें आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिलेगी। बायो की अलग मिलेगी, केमिस्ट्री की अलग मिलेगी, और फिजिक्स की अलग मिलेगी। और अगर जल्द ही अगर मैं कवर कर पाऊँ
पढ़ाऊंगा तो आपको हिस्ट्री के बारे में भी आगे देखूंगा और जियोग्राफी के बारे में भी देखूंगा, और इंडिया और वर्ल्ड दोनों का जियोग्राफी यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। अगर हमने बायो में हमने क्या शुरू किया था, तो बायो में हमने अभी फिलहाल सेल शुरू किया था। ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कुछ, और कुछ अभी बाकी है। अब हमें कोशिका में जितने भी उनके पार्ट्स यानी कोशिकांग है उनके बारे में पढ़ना है। मैंने एक बात बताया था कि जो कवक होता है, कवक जो होता है, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है, तो कवक में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। किस में संचित होता है, तो कवक में संचित होता है। किस में संचित होता है, तो कवक में संचित होता है। कौन संचित होता है, तो भोजन संचित होता है। किस में होता है, तो कवक में होता है। क्या होता है, तो भोजन होता है। किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा यही आपको रटा के जाऊंगा, इतना कंफर्म रखिएगा। मैं जो भी पढ़ाऊंगा यही रटा कर जाऊंगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उन बच्चों तक मेरा वीडियो लेकर जाइए जिनके पास सोर्स की कमी है। ठीक है, प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचे जिनके पास सोर्स की कमी है और जिनके पास सही टॉपिक नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एकदम सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन फंसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर का। तो देखिए, हमने आज उस दिन कोशिकांग के बारे में पढ़ा था, तो उसी कोशिकांग के बारे में मैंने अंतर भी पढ़ा था कि पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से आपको बता दी है। अब मैं एक एक चीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत किससे करते हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कोशिका भित्ति से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, तो कोशिका भित्ति से चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कोशिका भित्ति से। ठीक है, कोशिका भित्ति से यानी सेल वॉल से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, सेल वॉल से शुरुआत करते हैं। और अगर मन न लगे पढ़ाई लिखाई में जिनका, ठीक है, वो ज़रूर एक बार अपने माँ बाप की स्थिति परिस्थिति और अपने माँ बाप का चेहरा देख लें कि उनके वो क्या उम्मीद रखते हैं आपसे। सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी और पढ़ाई भी बहुत जम के होगी। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति क्या होती है पहले सुनिएगा। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो पादप में पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर मैं पहला पॉइंट कहूँ तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन बना होता है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज एक प्रकार का क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो क्या होता है, जिसे कौन पचा सकता है, तो जंतु में गाय भैंस, ठीक है, बकरियां पचा सकती हैं, जानवर ये लोग पचा सकते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं पचा सकते हैं, याद रखिएगा, हमारे बस का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं पाई जाती जिससे हम सेल्यूलोज को पचा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, तो केवल पादप में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में यह केवल पाया जाता है। तो मैं इसे तो नहीं लिखाऊंगा कि हाँ सेल्यूलोज क्या करता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हाँ, एक चीज जरूर लिखा दूंगा कि यह पादपों को दृढ़ या कहें कि निश्चित आकार व आकृति प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, तो ये पादपों को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। फिर से सुनिएगा, ये सेल्यूलोज का बना होता है, सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। और ये क्या करता है, पादपों में क्या प्रदान करता है, निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। किसको, पादपों को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है। ये इतना ही, सिर्फ अगर हम सेल्यूलोज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना ही इसमें आएगा। लेकिन इसके बाद जो नंबर 2 है, जो पॉइंट नंबर 2 है, उसके बारे में देखिए मैं किसके बात करने चल रहा हूँ। तो देखिए किसकी बात करने चल रहा हूँ, क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2 ये है आपकी कोशिका झिल्ली। किसकी बात करने चल रहा हूँ, तो कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है,
तो सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। ठीक है, तो उसी के अनुसार देखा जाए तो क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाने, अभी हमने सेल वॉल के बारे में जाना, आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। ये देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यानी बेटा हमारे में भी पाया जाता है और आपके पौधों में भी पाया जाता है। तो पहला होगा कि यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यानी जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस जंतु कोशिका के चारों तरफ, ठीक है, इसके बारे में सुनिएगा, जंतु कोशिका के चारों तरफ यह अत्यंत महीन, पारदर्शक और अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मैंने कहा कि जंतु कोशिका में एकदम महीन, ठीक है, कहा जाए तो अत्यंत महीन, ठीक है, और फिर पारदर्शक और अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि कोई चीज को मतलब परमिशन दे अंदर से बाहर जाने के लिए, कि कौन सी चीज अंदर से बाहर की तरफ जाएगी या बाहर से अंदर की तरफ आएगी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? अर्धपारगम्य कहा गया है, यानी सेमी परमिएबल कहा गया है। क्या कहा गया है? सेमी परमिएबल कहा गया है। तो मैं लिख सकता हूं कि यह जंतु कोशिका में अत्यंत महीन, पारदर्शक तथा अर्धपारगम्य, ठीक है, अर्धपारगम्य, ठीक है, अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी परमिएबल झिल्ली से घिरा होता है। सेमी परमिएबल झिल्ली से घिरा होता है, सेमी परमिएबल झिल्ली से घिरा होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली बस वही होती है, वो परमिशन देती है कि सेल से बाहर क्या चीज़ जाएगी और सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी। यही है आपका क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रहे हैं। इसी का तीसरा टॉपिक आप सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद आगे बात करेंगे। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के बाहरी और अंतर, ठीक है, बाहरी और भीतरी या बाहरी और अंतः, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या होता है? प्रोटीन से, क्या होता है? प्रोटीन की परत पाई जाती है। मैंने क्या कहा कि कोशिका झिल्ली के बाहर व भीतर की तरफ प्रोटीन की परत तथा एक चीज और जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी जरूरी है। मध्यवर्ती में तथा बाहर की तरफ प्रोटीन की परत तथा मध्यवर्ती परत में फास्फोलिपिड क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड की बनी होती है तथा मध्यवर्ती परत देखिए क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के बाहर और भीतर की तरफ प्रोटीन की परत तथा मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड
लिपिड, लिपिड, फास्फोलिपिड, मध्यवर्ती में फास्फोलिपिड की परत पाई जाती है, की परत पाई जाती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली के बाहर और भीतर की तरफ प्रोटीन की परत तथा मध्यवर्ती में फास्फोलिपिड लिपिड की क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, फास्फोलिपिड की परत पाई जाती है। फिर से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली के बाहरी और भीतरी परत कौन किससे बनी होती है, तो प्रोटीन से बनी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं, या कहा जाए कि मध्यवर्ती परत जो होती है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया आपको कि कोशिका झिल्ली में यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में अत्यंत महीन और क्या होता है, पारदर्शक होता है, अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल होता है। कोशिका झिल्ली के बाहर और भीतर की तरफ प्रोटीन की परत तथा मध्यवर्ती में फास्फोलिपिड की परत पाई जाती है। ये सारी चीज़ें बात हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर चल रहा हूँ, फिर आगे की तरफ चल रहा हूँ लेके। अगर हम बात करें इसी में कोशिका झिल्ली की बात करें, तो कोशिका झिल्ली, अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की बात करें तो ये दोनों क्या करते हैं, तो भीतर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ आने वाली, या कोशिका भित्ति जो होती है वो तो ऐसा परमिशन देती ही नहीं है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो होती है वो भीतर से बाहर की तरफ और बाहर से भीतर की तरफ आने वाली चीज़ों का क्या करती है, चयन करती है। ठीक है, यानी निश्चित करती है कि क्या चीज़ें बाहर जाएंगी और क्या चीज़ें अंदर की तरफ आएंगी। लेकिन इन्हीं, देखिए, इन्हीं यानी कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के अंदर, ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर एक रंगहीन गाढ़ा पदार्थ, एक रंगहीन गाढ़ा पदार्थ जो क्या होता है, पारभासी होता है, लसलसा होता है और वजन युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। मैंने क्या कहा, अगर मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं, ध्यान से इसको नोट करिएगा। मैंने कहा कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका, लाइट चली गई, 2 मिनट रुकिएगा, लाइट आ जाती है। चलिए, आ गई लाइट। देखिए क्या कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति के अंदर, ठीक है, कोशिका भित्ति के अंदर, ठीक है। अभी मैं कुछ चीज़ें और भी 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, जिससे उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की बात करूंगा, परासरण की बात करूंगा, अति परासरण की बात करूंगा, अल्प परासरण की भी बात कर लूंगा इसी समय, क्योंकि वो भी जरूरी है। वो क्लास 9 की बुक में आपको दिया हुआ एनसीईआरटी के, तो उसको भी समझना जरूरी है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है, तो एक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये एक द्रव्य पाया जाता है और ये थोड़ा गाढ़ा होता है। आप कभी भी इस मतलब किसी पेड़ पौधे को छुएंगे और उसको छीलेंगे तो उस पर जब खरोच मारेंगे तो जरूर चिपचिपा पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर, ठीक है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर एक गाढ़ा गाढ़ा रंगहीन होगा और कैसा होगा, चिकना होगा। कैसा होगा, चिकना होगा, यानी चिपचिपा होगा, चिपचिपा होगा, ठीक है, चिपचिपा होगा तथा वजन युक्त होगा, वजन युक्त होगा, ठीक है। साथ में पारभासी भी होगा, ठीक है। क्या होगा, पारभासी भी होगा। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, समझिएगा चीजें।
मैं कह रहा हूँ कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर गाढ़ा रंगहीन चिपचिपा तथा वजन युक्त साथ में पारभासी होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, यह एक पदार्थ है। ठीक है, यह एक पदार्थ है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव्य कहा जाता है। अब हम थोड़ा जीव द्रव्य के बारे में जान लें कि ये जीव द्रव्य कितने मतलब क्या होते हैं। तो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर दो भागों में बटा होता है। ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये कोशिका के अंदर दो भागों में बटा होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर दो भागों में बटा होता है। कौन बटा होता है? तो जीव द्रव्य क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है। अब इसको दो भागों में बटा होता है। एक होता है आपका क्या होता है? तो केंद्रक द्रव्य होता है, और एक होता है कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? पहला पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। एक होता है केंद्रक द्रव्य होता है, और दूसरा कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। अब देखिए, प्लाज्मा झिल्ली से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली से मैंने बोला कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, सेमी परमिएबल होता है। अब सेमी परमिएबल होने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ से गैसों का, यहाँ तक कि जल का क्या होता है? जल का आवागमन होता है। यानी क्या चीज़ बाहर आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो ये निर्भर करता है उसकी सांद्रता पर। यानी CO2 की सांद्रता अधिक होगी तब उस समय वो बाहर आएगा, यानी जल की सांद्रता अधिक होगी तब आएगी। यानी याद रखना कि इस गुण में क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थ क्या करता है? गति करता है। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोशिका झिल्ली से पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं बोलने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, बातें आपको बहुत अच्छी समझ में आएंगी। देखिए, जब कोशिका के चारों ओर, ठीक है, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है, सांद्रता अधिक होगी किसकी अपेक्षा? तो कोशिका के भीतर की अपेक्षा। कोशिका के भीतर जो जल के अणुओं की सांद्रता क्या होनी चाहिए? वो कम होगी। तब क्या होगी? तो कोशिका जल को अपने अंदर लेकर क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। कोशिका जल को अपने अंदर लेकर क्या हो जाएगी? तो फूल जाएगी। कोशिका जल को लेकर अपने अंदर क्या करेगी? फूल जाएगी। समझ में आई बात? फिर से सुनिए, कोशिका में कोई पदार्थ तभी गति करता है, कब गति करता है? जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। याद रखिएगा, जब कोशिका के बाहर, ठीक है, जल की सांद्रता अधिक होगी और कोशिका के भीतर जल की सांद्रता कम होगी, तो जो जल होगा वो कोशिका के अंदर की तरफ जाएगा, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगी और कोशिका क्या करेगी? फूल जाएगी। और इसी के अनुसार यहाँ पर 3 घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। अब वो 3 घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहली जो घटना होगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अल्प परासरण दाबी
ठीक है, क्या कहेंगे, अल्प परासरण दाबी विलयन। ठीक है, ये जो बनेगा किस तरह से बनेगा उसको देखिए। तो चलिए पहली घटना हम लोग देखते हैं। पहली घटना ध्यान से सुनिएगा, बात समझने पर डिपेंड करती है, ठीक है, रटने पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। यदि किसी कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में, अब ये तनु विलयन क्या होता है ये बताने की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, सुन लीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन का मतलब ये होता है कि जल में शक्कर हो या नमक हो, उसकी मात्रा क्या हो, जल की मात्रा ज़्यादा हो, और ये दोनों क्या हो, शक्कर या नमक क्या हो, कम हो। ठीक है, शक्कर या नमक क्या हो, जल में, फिर से सुनिएगा, शक्कर या नमक की मात्रा और जल की मात्रा में क्या कहा जाए कि जल की मात्रा ज़्यादा है और शक्कर या नमक की मात्रा क्या है, कम है, रखा गया हो। तो जल परासरण विधि द्वारा, किसकी विधि द्वारा, तो परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। और जब ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तो उसे अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, इसे मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में, तनु विलयन का मतलब होता है जल की मात्रा अधिक होगी, शक्कर या नमक की मात्रा कम होगी। ठीक है, ऐसे में अगर उसको कोशिका को उसमें डाला जाता है तो परासरण विधि द्वारा जल क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा, और जब कोशिका के अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगी, यानी कोशिका फैलने लगेगी। इसी को विलयन में को अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन में क्या होगा कि माध्यम में जिसमें मतलब कोशिका को डाला जाता है, यदि कोशिका ऐसे माध्यम में के विलयन में रखा जाए जहां पर बाह्य जल की सांद्रता और अंदर की सांद्रता ठीक बराबर हो, तो शुद्ध जल की गति नहीं होगी, यानी जल की गति नहीं होगी, इसे समपरासरी विलयन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, समपरासरी विलयन कहा जाएगा। बात क्लियर है। अब आ जाइए, एक लास्ट बचा है, इसे अति परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। तो यदि कोशिका के बाहर का विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, फिर से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर से के घोल से अधिक सांद्र है, बाहर का विलयन अधिक सांद्र है, तो जल परासरण से कोशिका से बाहर की तरफ निकल जाएगा, और ऐसा होने पर कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसी को कहा जाता है अति परासरण दाबी विलयन। क्या कहा जाता है, तो अति परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें बहुत खास चीज़ नहीं है, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। आप इस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें अब जो आपको मोस्ट है, जो आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में सुनिए ध्यान से। ठीक है, उसके बारे में सुनिए ध्यान से। अब हम पढ़ने चल रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, यानी केंद्रक के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए केंद्रक के बारे में हम क्या जानने चल रहे हैं, केंद्रक। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो केंद्रक के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। अच्छा, केंद्रक के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि पौधे में जो केंद्रक होता है वो किनारे पर होता है, यानी पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारे पर होता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है। ये बात हो चुकी है हमारी आपकी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट इसमें है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अब केंद्रक के बारे में सुनते हैं। देखिए, ये जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों पाया जाता है। पादप कोशिका में किनारे पर होता है और जंतु कोशिका में बीच में होता है। ठीक है, पहली चीज हो गई। इसकी खोज किसने की थी, यानी केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने
की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये बताना जरूरी था। तो ये क्या होता है? तो यह कोशिका का मुख्य भाग होता है, यह कोशिका का मुख्य भाग होता है, यह कोशिका का मुख्य भाग होता है, यह कोशिका का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। ठीक है, यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, एकदम आराम से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज इसमें पाया जाता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, फिर आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट तरीके से इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें डीएनए कॉमा आरएनए, ठीक है, आरएनए तथा क्या पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें पाई जाती हैं, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। यह जो केंद्रक होता है, यह केंद्रक क्या करता है? तो हमारी कोशिका को संचालित करता है और नियंत्रित करता है, हमारी कोशिका को संचालित करता है और नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? हमारी कोशिका को संचालित और नियंत्रित करता है। ये चीज हो गई। इसमें डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका मुख्य भाग कहाँ है? ये कोशिका का मुख्य भाग होता है। समझ में आई बात? यह कोशिका का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। ठीक है, क्लियर है? यह कोशिका का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यह कोशिका को संचालित व नियंत्रित करता है। यह कोशिका को संचालित व नियंत्रित करता है। यह कोशिका को क्या करता है? संचालित और नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें आनुवांशिक पदार्थों का भंडार गृह होता है, या इसे आनुवांशिक पदार्थों का भंडार गृह भी कहते हैं। इसे आनुवांशिक पदार्थों का भंडार गृह भी कहते हैं। इसे आनुवांशिक पदार्थों का भंडार गृह भी कहा जाता है। इसे आनुवांशिक पदार्थों का भंडार गृह भी कहा जाता है, या भंडार गृह होता है। ठीक है, यानी कहा जाए भी हो कहते हैं। और यानी प्रजनन में यह प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन, उसमें हमको ये देखने को मिलेगा, और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि केंद्रक को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या 4 भाग होते हैं। केंद्रक के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, केंद्रक के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। केंद्रक के कितने भाग होते हैं? तो बेटा 4 भाग केंद्रक के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले सुनिए, फिर उसके बाद लिखा जाएगा। केंद्रक कला, पहला क्या हो गया? तो केंद्रक कला हो गया। फिर दूसरा केंद्रक द्रव्य हो गया। क्या हो गया? दूसरा केंद्रक द्रव्य हो गया। ठीक है, तीसरा क्या होता है? केंद्रिका होती है। तीसरा क्या होता है? केंद्रिका होती है। चौथा क्या होता है?
क्रोमैटिन होता है। यही क्रोमैटिन बाद में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की क्या होता है, गुणसूत्र की इकाई जीन होती है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसके 4 भाग होते हैं। इसके किसके 4 भाग होते हैं, तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कौन कौन होता है, पहला केंद्रक कला, पहला क्या लिखा हमने, केंद्रक कला लिखा। दूसरा केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। क्या होता है, तो केंद्रक द्रव्य होता है। क्या होता है, तो केंद्रक द्रव होता है। फिर क्या होता है, तो केंद्रिका होती है। क्या होती है, तो केंद्रिका होती है, केंद्रिका होती है। तथा चौथा क्या होता है, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, तथा चौथा क्या होता है आपका, तो क्रोमैटिन होता है। क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन होता है। इसके बारे में भी बात होगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्रोमैटिन होता है, ठीक है, क्रोमैटिन होता है। क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, जिसे क्रोमैटिन धागे के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, तो धागे के रूप में होता है। तो इसके 4 भाग, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे होते हैं। ये हमने केंद्रक के बारे में जाना। यहाँ तक आपको जानने की जरूरत है, वहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसमें चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए किस ये अच्छा, पहली चीज़ तो जो चीज़ें मैंने आपको केंद्रक के बारे में बताया है वो सारी चीज़ें समझिएगा, एक बार पुनः अपने से रिवाइज करिएगा, ठीक है। बार बार जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें तैयार होंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक है। क्या होंगी, चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हाँ, कॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है उसके बारे में जानिएगा, ठीक है। सुनिएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, ठीक है, दोनों में पाई जाती है, ठीक है। देखिए अगर ये ना, अच्छा ये ना समझ में आया तो ये देख लीजिए भाई, ठीक है, थोड़ा तेज लिखता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अब सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज कोलिकर ने किया था। कौन किया था, तो कोलिकर ने किया था इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज, इसकी खोज किसने की थी, तो कोलिकर ने की थी। कब की थी, तो 1880 में की थी। इसकी खोज कोलिकर, 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 ठीक है, कोलिकर, ठीक है, कोलिकर ने 1880 में की थी, 1880 में
की थी। इसकी खोज कोलिकर, ठीक है, कोलिकर ने 1880 में की थी। देखिए थोड़ा सा क्या होता है, लिखने उखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब लिखने के मूड में रहता हूँ, जब चलता हूँ, पढ़ाता हूँ आपको, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दिया करिए, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन बोर्ड नहीं है, ठीक है, मैं अपने से लिखता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। लेकिन आपके पास जो भी पहुँचेगा वो क्लियर पहुँचेगा। तो इसकी खोज किसने की थी? तो कोलिकर ने की थी। किसने की थी? तो कोलिकर ने की थी। कब की थी? तो 1880 में कोलिकर ने की थी। इसकी खोज 1880 में कोलिकर ने की थी। लेकिन बायोब्लास्ट, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? तो बायोब्लास्ट 1880 और 90 के दशक में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था, ठीक है। क्या कह रहा हूँ? कह रहा हूँ 1880 से 90 के दशक में अल्टमैन ने 1880 और 90 के दशक में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था, ठीक है, नाम दिया था, ठीक है। देखिएगा 1890 और 80 के दशक में अल्टमैन ने इसे 1890, 1880 और 90 के दशक में अल्टमैन ने इसे कौन सा नाम दिया था? तो इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने 1898 में रखा, ठीक है। परंतु लेकिन, या ऐसे लिख सकते हैं 1898 में, ठीक है, सी बेंडा 1898 में सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। देख लीजिए भाई, ठीक है, फिर से देख लीजिए। यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज कोलिकर ने की थी। कब की थी? 1880 में की थी। 1880 और 90 के दशक में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। और 1898 में सी बेंडा ने इसे क्या कहा था? 1898 में सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा था, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये पाया कहाँ जाता है? तो यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार और सूत्राकार संरचनाएं होती हैं, या कहा जाए रचनाएं होती हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार या सूत्राकार रचनाएं होती हैं। मैंने क्या कहा? किसमें पाई जाती हैं? तो कोशिका द्रव्य में। मैंने कहा कि यह कोशिका द्रव्य में यह कोशिका द्रव्य में गोलाकार या सूत्राकार रचना के रूप में पाई जाती है। रचना के रूप में पाई जाती है, ठीक है, रचना के रूप में पाई जाती है, ठीक है। यह गोलाकार, यह कोशिका द्रव्य में गोलाकार सूत्राकार रचना के रूप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो कोशिका द्रव्य के में पाई जाती है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, ठीक है, रचना के रूप में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई क्या है? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई है। और इन उभारों को, ठीक है, इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से
घिरी हुई है, इसके उभरे भाग को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं, इसके उभरे भाग को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई है, इसके उभरे भाग को क्रिस्टी कहते हैं। इसके उभरे भाग को क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टी कहा जाता है। अब माइटोकांड्रिया किस काम में आती है, तो माइटोकांड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये भैया मैं नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, अब माइटोकांड्रिया में कोशिका श्वसन संबंधित कार्य यानी एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ये जरूर बताऊंगा। मैंने कहा माइटोकांड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, माइटोकांड्रिया में देखिए मैंने कहा माइटोकांड्रिया में माइटोकांड्रिया में कोशिका के, ठीक है, कोशिका में या माइटोकांड्रिया में कोशिका के श्वसन संबंधी कार्य एटीपी, श्वसन संबंधी ठीक है कार्य एटीपी, ठीक है, श्वसन संबंधी कार्य एटीपी का क्या होता है, एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है तथा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया में कोशिका के श्वसन संबंधी कार्य एटीपी का निर्माण होता है और ऑक्सीकरण होता है, या इसी को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, या भोजन का ऑक्सीकरण होता है। केंद्रक में देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और होता है, एक विशिष्ट कार्य के लिए जाना जाता है या विशिष्ट भाग के लिए जाना जाता है। केंद्रक के अलावा इसमें भी डीएनए पाया जाता है, केंद्रक के अलावा इसमें भी डीएनए पाया जाता है। किसमें डीएनए पाया जाता है, तो माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, माइटोकांड्रिया में, ठीक है, माइटोकांड्रिया में केंद्रक के, माइटोकांड्रिया में डायरेक्ट लिखिए, माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। आपने अभी पढ़ा कि केंद्रक में डीएनए, आरएनए और क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन माइटोकांड्रिया का अपना डीएनए होता है, माइटोकांड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। ठीक है, अब आपको बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने सेल वॉल पढ़ लिया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, माइटोकांड्रिया पढ़ लिया, हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो हरित लवक या लवक पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब लवक पढ़ेंगे, जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो प्लास्टिड कहा जाता है। तो चलिए प्लास्टिड के बारे में जानते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लवक, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है, लवक, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहली चीज, यह हमारे अंदर यानी जंतुओं के अंदर नहीं पाया जाता है, यह पाया जाता है पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और यह एक अन्य प्रकार की रचना होती है। ठीक है, ये अन्य प्रकार की रचना होती है, और ये केवल किसमें पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि यह केवल पादप
कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक। पहला क्या होता है? हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यानी पहला मैं लिख रहा हूं हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। क्लोरो, क्या कहा मैंने? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब ये कहाँ पाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो मैं कहूँ कि यह हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो यह हरे रंग का होता है। इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण पौधों के कुछ भाग या पत्तियां क्या होती हैं? हरी दिखाई देती हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसके कारण होता है। ठीक है, इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। तो यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है। इसके कारण पौधे के कुछ भाग तथा पत्तियां हरी पाई जाती हैं। पत्तियां हरी पाई जाती हैं। अब ये नहीं लिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ये सारी चीजें नहीं। ठीक है, इन क्यों पत्तियां हरी पाई जाती हैं? क्योंकि इसके में हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित पाया जाता है। क्योंकि इसके अंदर पदार्थ पर्णहरित पाया जाता है। इसके अंदर पदार्थ पर्णहरित पाया जाता है। इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर पदार्थ पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, देखिए हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग का होता है। इसके कारण पौधे के कुछ भाग या पत्तियां हरी पाई जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ पर। यानी इसी पर्णहरित को क्लोरोफिल कहा जाता है। इसी पर्णहरित को क्लोरोफिल कहा जाता है। अब दूसरा इसी में आते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। इसी में दूसरा आता है अवर्णीय लवक। क्या होता है? अवर्णीय लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णीय लवक, अवर्णीय, ठीक है, अवर्णीय लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। लवक, जिसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अब ये क्या होता है? ये भैया आपको देखने में रंगहीन है। ठीक है, ये दिखने में कैसा है? रंगहीन है। तो लिख सकते हैं यह रंगहीन लवक है। यह रंगहीन लवक होता है। यह रंगहीन
लवक होता है। ठीक है, यह कैसा लवक होता है? तो रंगहीन लवक होता है। कौन? अवर्णी लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, यह कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है। ठीक है, और यह पौधों के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, यह पौधों के उस भाग में पाया जाता है या कोशिका के पौधों के उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, यानी प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से वंचित भाग पर पाया जाता है। हम लिख सकते हैं यह पौधों के उन कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ, ठीक है, यह पौधों के उन कोशिकाओं में पाया जाता है या उन भाग की कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों के उन भाग की कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, जैसे जड़ हो गया या मिट्टी में दबे हुए तने हो गए, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो लिख सकते हैं जैसे जड़ तथा भूमिगत तने, जड़ तथा भूमिगत तने, ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्णी लवक पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? वर्णी लवक। क्या होता है? वर्णी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। यह क्या होता है? यह रंगीन लवक होता है। ठीक है, अब यह रंगीन लवक होता है तो कौन कौन से लवक होते हैं? तो देखिए, इसमें पाया जाएगा लाल, पीला, नारंगी। ठीक है, समझ में आया? फिर से सुनिए, लाल, पीला, नारंगी। तो ये रंगीन लवक होता है। ये रंगीन लवक होता है, जैसे लाल, पीला तथा नारंगी। ठीक है, लाल, पीला तथा नारंगी होता है। लाल, पीला, नारंगी होता है। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पौधों के रंगीन भाग, ये पौधों के रंगीन भाग, जैसे पुष्प की पंखुड़ियों में। ठीक है, पुष्प की पंखुड़ियों में पाया जाता है और फलों के भित्ति में पाया जाता है। तो यह पौधों में पुष्प की पंखुड़ियों में, पौधों में पुष्प की पंखुड़ियों में तथा फल की भित्ति में पाया जाता है। फल की भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका लवक, हो गया यानी प्लास्टिड हो गए। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और क्या होता है आपका, आपको और बताया था हरित लवक। ये 3 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, ये रहा आपका आज का इतना ही। आप आज का इतना ही तैयार करके रखिए। ठीक है, आपके लिए आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, देखिए मैंने बार बार कहा कि मैं जितना हो सकता हूँ उतना आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, आप बस खाली तैयार करिए, आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए। मैंने कहा था कि मैं सेलेक्टेड ही पढ़ाऊंगा, जो आएगा वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, नवरात्रि का समय है, आप अपना समय पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, एक नवरात्रि माँ देवी का समय है। ठीक है, इसमें आप उस माँ को भी याद रखिए जो आपके लिए मर रही है, जो आपके लिए अपने सुखों का त्याग की है, जो आपको कामयाब होना देखना चाहती है, वो सबसे बड़ी माँ है। ठीक है, जो आपके घर में बैठी हुई है। ठीक है, उसके लिए काम करिए, उसके लिए इस नवरात्रि को मतलब ऐसा सोच के चलिए कि अगली जो नवरात्रि होगी वो मेरे माँ के साथ बीतेगी। ठीक है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो सही लगता है, आपको लगता है कि नहीं हमारे काम का है, हमें काम मतलब हम इससे सीख रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, तो ज़रूर इसको देखिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरे वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके पास अभाव है। ठीक है, स्रोत का अभाव है, बुक नहीं है, उनके लिए बहुत कम उपयोगी होंगी। ठीक है, और सारी चीज़ें होते रहेंगी। ठीक है, ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आएगा। ठीक है, सुनिएगा, इसी के साथ ख़त्म करूँगा कि ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आएगा जब तुमसे जलने वाले खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। ठीक है, तो लगे रहिए, मेहनत करिए। इस बार का रेलवे का एनटीपीसी या टेक्नीशियन या अंडर ग्रेजुएशन वाला पद आपका हो, आप एक सीट पर आसीन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।